हेलो स्टूडेंट्स। तो होपफुली आप लोगों ने लास्ट टाइम जो डॉक्यूमेंट्री मैंने आपको दी थी बीबीसी की वो देखी होगी। देखिए, हमें उससे कुछ याद नहीं करना है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ याद करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट एक आइडिया लगता है कि क्या हिस्ट्री कैसे है, क्या हिस्ट्री है, क्वांटम मैकेनिक्स कैसे पिक्चर में आया, कैसे ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुए, वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश की। सेकंड, ये बताने की कोशिश की कि ये जो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट्स कोई बहुत ही ऐसा नहीं कि क्रिस्टल क्लियर है कि हाँ किसी ने कहा और लगा कि बिल्कुल सही है सर, ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं। ये कॉन्सेप्ट्स जो है ये आप कह सकते हो कंट्रोवर्शियल है। जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, उनसे बिल्कुल अलग है। तो इन पर आपको विश्वास करना है या नहीं करना, ये आप पर डिपेंड करता है। एट दी एंड हमने ये क्यों एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है जो कि हम हमारी जो करंट नॉलेज है उससे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, हमें कुछ अलग तरह से सोचना होगा। तो उसका कारण है क्वांटम मैकेनिक्स, यानी वो क्वांटम मैकेनिक्स से वो सब डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये इवॉल्व हुआ है, वो आपने देखा होगा। आगे बढ़ते हैं, वापस से थ्योरी पार्ट पर आ जाते हैं। जैसा लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैंने आपसे कहा था कि जो एरर है, पोजीशन में एरर, वेलोसिटी में जो एरर है, मिनिमम एरर की अगर मैं बात करूं तो h/4πm। यहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि h क्रॉस भी लिखा जाता है, विच इज h/2π। ये वेलोसिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हो आप इस एक्सप्रेशन को, मोमेंटम की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। दिस इज फॉर मिनिमम एरर, अदरवाइज तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यहाँ पर आता है। तो कुछ नहीं, और समझाया भी था कि क्यों एरर आती है, एक सिंपल सा तरीका और एग्जांपल मैंने आपको बताया था जिसके थ्रू ये समझाने की कोशिश की थी कि अगर हम किसी एक में ज़्यादा एक्यूरेसी लाने की कोशिश करेंगे, पोजीशन में हम ज़्यादा एक्यूरेसी लाने की कोशिश करेंगे, तो पोजीशन वेलोसिटी में जो एरर है वो बढ़ जाएगी। और अगर हम वेलोसिटी को एग्जैक्टली मेजर करने की कोशिश करेंगे तो जो पोजीशन में एरर है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो एक फॉर्मूला है जिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखिए, स्टेटमेंट याद रखना है एक तो, सेकंड ये एक्सप्रेशन याद रखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला होता है, ये मिनिमम एरर के लिए है, राइट। थर्ड, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, अब वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें उन्हें कैसे सॉल्व करना है, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो लिखिए क्वेश्चन, फाइंड अनसर्टेनिटी in position, uncertainty in position of electron if uncertainty in velocity is first part 10⁻⁻⁴ meter per second, second part if speed is measured with an accuracy of 10⁻⁶ meter per second plus minus 10⁻³ meter per second। यहां पर क्या गिवन है आपको कि जो स्पीड है हम मेजर कर रहे हैं 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, लेकिन हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि इसमें एरर हो सकती है 10⁻³ मीटर पर सेकंड की, इससे ज्यादा या इससे कम, एरर हमेशा प्लस माइनस ही होती है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो हाँ, यानी इससे कम भी और इससे ज्यादा भी। अब इसको बोलने के तरीके दो अलग अलग है। कोई इसे ये बोलता है कि इसमें इतनी एरर हो सकती है, ये किसको शो, इतनी एरर। और समटाइम्स हम इसे ऐसे भी बोलते हैं मेजर्ड विथ एन एक्यूरेसी ऑफ, यानी इसको हम एक्यूरेसी की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, measured with an accuracy of, दो
इतनी एरर हो सकती है, बट ये इस तरह से शो किया जा रहा है कि इतनी ही एरर हो सकती है मेजर, यानी इतनी एरर हो सकती है, एक तरीका तो ये, और दूसरा आप कह रहे हो कि इतनी ही एरर हो सकती है, इससे ज्यादा एरर नहीं हो सकती। तो ये हमारी एक्यूरेसी है, ये हमारी एक्यूरेसी है, राइट। तो ये लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, परसेप्शन आप किस तरह से उसको देखते हो। कि अगर मैं कहता हूं कि मैंने कोई किसी का मास मेजर किया और कहता हूं कि ये मास 100 किलोग्राम है, अब 100 किलोग्राम में मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि इसमें ±5 की एरर हो सकती है, बट इसको मैं पॉजिटिव वे में भी बोल सकता हूं, इसको नेगेटिव वे में भी बोल सकता हूं। एक तो क्या ±5 की एरर हो सकती है, और एक मैं इसको ऐसे बोल दूं कि नहीं, इसमें एरर केवल ±5 तक की ही हो सकती है। तो दैट इज द डिफरेंस। देन थर्ड वन, क्वेश्चन तो करेंगे अभी। स्पीड इज मेजर्ड विथ एन एक्यूरेसी ऑफ, फिर से वही लाइन, स्पीड इज मेजर्ड with an accuracy of 10⁶ meter per second plus 0.1 ±0.1%। यानी जो स्पीड हम मेजर कर रहे हैं उसमें ±0.1% की एरर हो सकती है, ठीक है। एरर निकाल सकते हो आप इससे, एरर कितनी हो सकती है। क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट पार्ट पर आता हूं। थोड़ा कैलकुलेशन को आसान करवाने के लिए यहाँ पर मैं डेटा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। h की वैल्यू ले लीजिए 6 × 10⁻34, पाई की वैल्यू भी 3 ले लेते हैं, m की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो 9 × 10⁻31। ये डेटा मैंने सिंप्लीफाई कर दिए ताकि कैलकुलेशन हमारी ज्यादा ना रहे। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, पोजीशन में एरर निकालनी है, वेलोसिटी में एरर 10⁻⁻⁴, h 6 × 10⁻34, 4 × 3 × 9 × 10⁻31। ठीक, ये इसको सॉल्व करना होगा। इधर आएगा ये और ये, यानी यहाँ पर 10 आ जाएगा, ऐसे ही कुछ लग रहा है। ये 2 आ जाएगा, तो डेल्टा x = 10 / 80, 5/9। दैट इज द एरर इन पोजीशन, और ये सब कुछ ऐसा ही यूनिट में पुट किया तो मीटर में। सेकेंड पार्ट में अगेन एरर गिवन है 10⁻3, 10⁻3 की एरर गिवन है। आपको पोजीशन में एरर बतानी है, अच्छी खासी एरर। यहाँ पर एरर बहुत कम थी, यहाँ पर एरर ज्यादा है। कुछ नहीं करना, बाकी सारा पार्ट तो वही रहेगा। यहाँ 10⁻⁻4 की जगह 10⁻3, तो 10⁻7 का डिफरेंस आ जाएगा, 10⁻7 का डिफरेंस आ जाएगा। फिर से सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यूज पुट कर देता हूँ। डेल्टा x 10⁻3 h/4 थर्ड पार्ट भी वही होगा, डेल्टा x 10⁻3 यानी 0.1% है, मतलब वही हुआ 10⁻6 का 0.1%, 0.1/100, तो यही वैल्यू आएगी 10⁻3 h/4। अगेन कह सकते हो ये सिग्निफिकेंट तभी होगी जब ये मास बहुत कम होगा। ये एरर तभी सिग्निफिकेंट होगी जब ये मास बहुत कम होगा, क्योंकि ऊपर 10⁻34 है, तो ये मास 10⁻30, 31 इसी रेंज में होना चाहिए, तभी एरर सिग्निफिकेंट होगी। अदरवाइज एरर जो है, अगर आप 1 ग्राम 2 ग्राम पुट करोगे तो वो एरर इतनी कम होती है कि आप और हम उसे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, आप और हम उसे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कहता हूँ पोजीशन में एरर 10⁻15 है, क्या फर्क पड़ता है, वेलोसिटी में एरर 10⁻10 है, क्या फर्क पड़ता है, इतनी तो हम एक्यूरेसी से कुछ मेजर कर ही नहीं रहे, तो इसीलिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो क्वेश्चंस आप कर सकते हो, और कुछ नहीं, डेटा है, कैलकुलेशन पर मेन पॉइंट कैलकुलेशन है। अभी मैंने कैलकुलेशन आसान कर दी क्योंकि यहाँ पर ये डेटा सिंप्लीफाई कर।
ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। Calculate uncertainty in velocity of electron if its uncertainty in position and uncertainty in momentum are same. इनमें थोड़ी कैलकुलेशन थी, इसमें कैलकुलेशन नहीं है और कुछ नहीं, करिए लिखे। मोमेंटम और पोजीशन में अनसर्टेनिटी सेम है, आपको वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है। कैसे करें? डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा पी की जगह डेल्टा एक्स पुट कर देंगे तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू अंडर एच अपॉन 4 पाई, दोनों इक्वल। अब इसी को वापस से यहाँ पुट करो तो डेल्टा एक्स अब मैं पुट करूं अंडर एच अपॉन 4 पाई डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई तो डेल्टा वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एच अंडर रूट इवन यहां पर ये तो हो ही गया। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिससे हम वेवलेंथ में भी अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेवलेंथ में भी अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो बताता हूँ। तो जो पार्टिकल्स होते हैं हमें उसके लिए अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली पता है लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है एच अपॉन पी, एम वी को मैंने पी लिख दिया। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट किया जा सकता है विथ तो डी लैम्डा अपॉन डी पी मोमेंटम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो माइनस एच अपॉन पी स्क्वायर माइनस एच अपॉन पी स्क्वायर। अब बेसिकली क्या डेल लिखो डी लिखो ये सब क्या है? एरर, दैट इज एरर इन वेवलेंथ, ये एरर इन मोमेंटम। एरर अनसर्टेनिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना। एरर या अनसर्टेनिटी बात एक ही है। हाँ, लेकिन अब यहां पर जब आप एरर की बात कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं एरर जो है वो हमेशा प्लस माइनस में होती है। तो यहाँ पर इस माइनस साइन की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं। ऐसा नहीं कि इसमें एरर प्लस होगी तो इसमें माइनस होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि एरर हमेशा ही प्लस माइनस होती है। तो इस माइनस साइन को आप यहाँ से हटा सकते हो। तो dp इक्वल्स टू यहाँ पर हम लिख देंगे dp p स्क्वायर अपॉन h डी लेता, रिमूव
अब जो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, यहाँ पर आप dp की जगह ये पुट कर सकते हो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, तो डेल्टा एक्स डी या डेल, चलिए इसको मैं डेल की टर्म में भी लिख सकता हूँ या इसको डी की टर्म्स में भी आप लिख सकते हो। लिख देता हूं मैं यहाँ पर डेल्टा पी डी पी। अगर आपको पोजीशन में एरर पता तो यहाँ से वेवलेंथ में एरर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसको रीअरेंज करना होगा, पी पता होना चाहिए, मोमेंटम पता होना चाहिए, ये डेटा पता होना चाहिए, तो उससे हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मोमेंटम में एरर से वेवलेंथ में एरर को रिलेट कर लिया, मोमेंटम में एरर से वेवलेंथ में एरर को रिलेट कर दिया। अगेन इस तरह से आप बहुत सारी एरर्स को रिलेट कर सकते हो, बहुत सारी एरर्स को रिलेट कर सकते हो। और किसे रिलेट किया जा सकता है, जैसे इवन आप एनर्जी में एरर फाइंड आउट कर सकते हो। एनर्जी में एरर आपको रिलेट करनी तो काइनेटिक एनर्जी, जिसे मैं E से लिख देता हूं राइट नाउ, हाफ mv स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दीजिए, dE अपॉन dV इक्वल्स टू आ जाएगा mv इंटू dV। यहां पर आप dV इधर से आ जाए, तो यहां पर हम वेलोसिटी में एरर को किससे रिलेट कर सकते हैं, एनर्जी में एरर से रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी दो एरर को रिलेट करना हो, उनका एक फॉर्मूला ढूंढिए कि उन दोनों को कौन सा फॉर्मूला कनेक्ट करते हैं। अगर हमें, और उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगर हमें एक में एरर पता है तो हम दूसरे में एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक में एरर पता है तो दूसरे में फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप वेलोसिटी में एरर को हम पोजीशन में एरर से रिलेट कर सकते हैं, तो अगर आपको पोजीशन में एरर पता है तो उससे वेलोसिटी में एरर आ जाएगी, और वेलोसिटी में एरर से किस में एरर आ जाएगी, एनर्जी में एरर आ जाएगी। यस, हाइजेनबर्ग ये कहता है कुछ भी जो हम मेजर कर रहे हैं उन सब में एरर है, इवन जो टाइम हम मेजर करते हैं उसमें भी एरर है, उसमें भी एरर है। तो खैर, अब एरर क्यों है उस पार्ट पर आप नहीं जा सकते, नहीं सोच सकते कि एरर क्यों है, और ये एक्सपेरिमेंटल नहीं, थियोरेटिकल एरर है। हाइजेनबर्ग ये कहता है कि एक्सपेरिमेंटल एपरेटस की एरर तो अलग बात है, वो तो अलग इश्यू है कि आपका एपरेटस अगर अच्छा नहीं है तो कुछ एरर आएगी। हाइजेनबर्ग ये कहता है कि एक्सपेरिमेंटल एरर नहीं है, ये थियोरेटिकल एरर है। थियोरेटिकली भी आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। हाइजेनबर्ग पॉइंट्स बनाइए कि क्या क्या आपको याद रखना है, बस वो पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है, इससे ज्यादा और कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, फिर से कहूंगा, फील लेने की कोशिश ना करें, फील नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये डेरिवेशन है, सिंपली माइनस साइन का लॉजिक मैंने बता दिया है, एरर हमेशा प्लस माइनस होती है, इसीलिए मैंने यहां से इस माइनस साइन को हटा दिया। मैथमेटिकल पार्ट है, कुछ भी नहीं है, शीट में ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है इस पर बनते हैं, तो वो याद रहे। किसी एक में एरर पता है तो हम दूसरे में फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, तो फाइनली अब हम कह सकते हो कि जो मोस्ट एडवांस्ड मॉडल है एटम का, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्ट एडवांस्ड मॉडल कह सकते हो एक एटम का, एंड विच इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। वो क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है, क्योंकि इससे पहले बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह ट्रीट किया गया था। फिर डी ब्रोगली ने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करता है, तो वहां से कंक्लूजन यह है कि इलेक्ट्रॉन की भी ड्वेल नेचर होती है जैसे वेव की होती है। फिर हाइजेनबर्ग ने यह कह दिया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन और इनकी आप एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। एग्जैक्ट वेलोसिटी, एग्जैक्ट पाथ फाइंड आउट, एग्जैक्ट वेलोसिटी, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। हम इस तरह से कुछ भी इवन इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कैसे मूव कर रहे हैं। तो एक नया मॉडल रिप्रेजेंट किया गया। अब ये मॉडल जो है वो बेसिकली पूरा का पूरा मैथमेटिकल मॉडल है। मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया गया और उन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया गया।
हाँ, बट ये जो मैथमेटिक्स भी यहाँ इन्वॉल्व है ना, वो मैथमेटिक्स नहीं है जो आप और हम पढ़ रहे हैं। ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है, जैसा मैंने लास्ट टाइम में भी बताया कि मैट्रिक्स मैथमेटिक्स और इस तरह की बहुत सारी डिराइव की गई। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है पूरा आपका पूरा मॉडल। अब क्वांटम मैकेनिक्स अपने आप में एक पूरा कह सकते हो सब्जेक्ट है। देखो पूरा एक सब्जेक्ट है, तो हम उसकी डिटेल में नहीं जा सकते। इट विल टेक टाइम, और टाइम भी कुछ डेज में नहीं, मंथ्स में नहीं, ईयर्स लगते हैं। अच्छा खासा टाइम लगता है जब हमें ये पूरा समझ में आए, तो हम उस पार्ट पर नहीं जा रहे हैं। इसमें से हमारा काम का क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जो हमारे काम की बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको एज इट इज याद रखनी है, वो आपको एज इट इज याद रखनी है। कनेक्ट करने की मैं कोशिश करूंगा, थोड़े जो डॉट्स है, पॉइंट्स है, उनको कनेक्ट करने की कोशिश मैं करूंगा, बट ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी तरह से वो कनेक्ट हो जाएंगे जैसा हम करते आए हैं अभी तक। जैसा हम हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस करते आए हैं, यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी। तो आपको कनेक्ट बहुत यानी ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। पॉइंट्स को आपको याद रखना है। इनमें से जो हम पॉइंट्स याद रखने वाले होंगे वो मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, राइट। तो हेडिंग डाली श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन लिखे, एक दो लाइंस लिखे। इन दिस मॉडल dual nature of electron is considered यानी पार्टिकल एज वेल एज वेव, ड्वेल नेचर को कंसिडर किया गया। देन ये कह सकते हो एक तरह से फर्स्ट पॉइंट है, चाहो तो मार्क कर दो। फर्स्ट पॉइंट, ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर। सेकंड पॉइंट, अब हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो ये वेव्स भी अलग अलग तरह की होती है। साइन वेव्स, कोसाइन वेव्स, अलग अलग तरह की वेव्स होती है। इसी में एक कैटेगरी होती है स्टैंडिंग वेव्स। जो मैंने आपको पहले भी थोड़ा बताया, स्टैंडिंग वेव ऐसी वेव होती है जो कि एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती एक जगह से दूसरी जगह पर। नॉर्मल साइन वेव्स ये एनर्जी को ट्रांसफर करती, बट स्टैंडिंग वेव नहीं करती। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि जो वेव इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है, ये सेंटेंस भी थोड़ा अजीब है बिकॉज इलेक्ट्रॉन अपने आप में ही एक वेव है, बट सेंटेंस फ्रेम करना तो कुछ इसी तरह से सोचना होगा। तो इलेक्ट्रॉन वैसे तो अपने आप में एक वेव है, बट मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं कि वेव एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन इज एन स्टैंडिंग वेव। तो लिख सकते हो सेकंड लाइन, दोनों सेंटेंस लिखेंगे। वेव एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन इज ए स्टैंडिंग वेव। That means electron can be represented by a standing wave equation. Standing wave equation can be represented by standing wave equation. अब यहां पर श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है, वेव की इक्वेशन। जस्ट मैं आपको बताऊं, इन जनरल जो वेव की इक्वेशन होती है ना, वो कुछ इस तरह से होती है। जनरल है, बहुत सारी हो सकती है। ये एक तरह से वन डायमेंशन की वेव है, टी टाइम। वाई जो है वेव, मान लीजिए कोई भी वेव है, तो ये जो वेव में डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, वाई जो है डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है,
सी जो है उस वेव की स्पीड कह सकते हो, सी उस वेव की स्पीड है कि वो कोई हम्प अगर है तो वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, हम्प अगर है तो वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, सी स्पीड ऑफ वेव है, वाई डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट है, एक्स किसी पोजीशन पर 1 मीटर पर 2 मीटर पर, टी टाइम 1 सेकंड पर 2 सेकंड में 3 सेकंड में। तो बेसिकली ये डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हो जिसमें जो कि ये कह रहा है कि y जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का और पोजीशन का फंक्शन है, टाइम और पोजीशन का फंक्शन है, t और x, इसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहेगा। c जहां पर स्पीड है, खैर ये भी सिलेबस में नहीं है, फिजिक्स में आप पढ़ते हो, जनरल इक्वेशन है, बट इस तरह की ये वेव की इक्वेशन है, जनरल वेव इक्वेशन। स्पीड t अंडरस्टूड है टाइम, y और t इन सब की वैल्यूज पता है, c इज स्पीड, ठीक है। खैर अब यहां पर श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को एक वेव से इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया, वो इक्वेशन क्या वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, बट जो श्रोडिंगर की इक्वेशन थी वो 3 डायमेंशनल थी, वो 3 डायमेंशनल थी तो उसमें x कोऑर्डिनेट भी आएगा, y कोऑर्डिनेट भी आएगा और z कोऑर्डिनेट भी आएगा। सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका तो एक वेव है, एक वेव, वेव मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी श्रोडिंगर ने एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जहां पर x y z के मतलब आपको पता है, h का मतलब वही प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e यहां पर टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, V यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, और जाई इसे बोल PSI, PSI बट बोला जाता है साई या जाई, साई या जाई, राइट। इसे आप कह सकते हो वेव फंक्शन या एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, वेव फंक्शन या एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। E टोटल एनर्जी, V पोटेंशियल एनर्जी, बाकी सबके मीनिंग्स आपको पता है ऑब्वियसली। आप लोगों के माइंड में भी यही आ रहा होगा कि सर बात तो ठीक है लेकिन ये इक्वेशन आई कहां से, और मैं बता दूं इस इक्वेशन के लिए श्रोडिंगर को नोबेल प्राइज भी मिला, नोबेल प्राइज भी मिला इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। हाँ लेकिन जैसा आपने देखा हो, ऐसा नहीं कि केवल श्रोडिंगर, इसमें बहुत जो क्वांटम जो एटम का स्ट्रक्चर है, मॉडल जो डेवलप हुआ है उसमें श्रोडिंगर के अलावा हाइजेनबर्ग, बोहर, डिरैक, इन सब का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है, इन सब का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो खैर अब आगे बढ़ने से पहले एक स्टोरी और मैं बता देता हूँ, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो इसी से रिलेटेड है। इक्वेशन जो है अगर माइंड में आता है कि इक्वेशन कहाँ से आई, तो मैं आपको बता दूं इक्वेशन कहीं से आई नहीं है, ये इक्वेशन श्रोडिंगर ने प्रेडिक्ट की है, ये इक्वेशन श्रोडिंगर ने प्रेडिक्ट की है। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है सर, प्रेडिक्ट की क्या, मतलब ऐसी कोई इक्वेशन कोई प्रेडिक्ट कर सकता है? तो देखिए जब हम भी आगे बढ़ेंगे तो अभी हमारे लिए तो ये बड़ी अजीब सी इक्वेशन है, बट जो इस तरह से बहुत सारा रिसर्च में इन्वॉल्व है, बहुत सारी वेव्स और इनकी बातें करते हैं, उनके लिए ऐसा नहीं है। इससे पहले मैक्सवेल की अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज देखें तो उसमें भी ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशंस इन्वॉल्व है, तो इसीलिए हमें थोड़ा अजीब लगता है, बट हाँ ये प्रेडिक्शन है श्रोडिंगर का। स्टोरी है वो मैं जरूर बता दूं, इससे एसोसिएटेड जो स्टोरी है वो कुछ इतनी ये है कि जो जब श्रोडिंगर ने ये इक्वेशन प्रेडिक्ट की थी तो वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रहता था, मतलब शादीशुदा था बट अपनी वाइफ के साथ नहीं रहता था। किसके साथ रहता था? यस सही सोच रहे हो, ऐसा नहीं अकेला रहता, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था।
तब उसने ये इक्वेशन प्रेडिक्ट की। स्टोरी खत्म, इतनी थी। कह सकते हो सर ये क्या स्टोरी। चलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी की बात कर। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? श्रोडिंगर को इस इक्वेशन के लिए नोबेल प्राइज मिला। आई थिंक समझ में आ गया होगा मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। भाई नोबेल प्राइज ऐसे ही मिलता है, नोबेल प्राइज ऐसे ही नहीं मिलता है। ठीक है आगे बढ़। तो दिस इज श्रोडिंगर इक्वेशन। हाँ लेकिन अब आप देखोगे सर एनसीईआरटी में तो ऐसे नहीं लिखी हुई इक्वेशन, एनसीईआरटी में तो बड़ी छोटी सी एक इक्वेशन लिखी हुई है। तो एनसीईआरटी की इक्वेशन कैसा है वो भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। एनसीईआरटी में जो लिखी हुई है वो यही इक्वेशन है, बट उसका तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना, ये जैसा मैंने आपको कहा था ये बिल्कुल एक अलग दुनिया है। ये एक अलग दुनिया है, इसमें अच्छी खासी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है। यानी ये जो मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स और डिफाइन की जाती है। जैसे ये आप जो लिख रहे हैं तो जाई को एक तरह से हम क्या कर रहे हैं एक्स वाई जेड के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इवन डबल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो ये है, ये जो जाई है, जाई को हम जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पर तो एक डेल हम लिखते हैं, डेल डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल बाई डेल्टा वाई डेल्टा जेड। इसको बोला जाता है ऑपरेटर। ये एक तरह का ऑपरेटर है, पर्टिकुलरली इस ऑपरेटर का नाम है नेबुला ऑपरेटर। नेबुला ऑपरेटर मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, लेट्स से कोई फंक्शन है जिसको मैंने ऐसे लिख दिया डेल एफ मतलब इसको आपको एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। नेबुला ऑपरेटर, अब मैं ये बोलूँ पूरा कि एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है कि इस पर क्या लगा दो, नेबुला ऑपरेटर। नेबुला ऑपरेटर लगा दो, नेबुला ऑपरेटर अप्लाई कर दो, दैट मीन्स इसको आप एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, दैट इज नेबुला ऑपरेटर। इसी तरह से एक और टर्म डेल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये डबल डिफरेंशिएट करना, इसे बोला जाता है इस लाप्लासियन ऑपरेटर। गलत लिखा हमने, ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर, ये नेबुला ऑपरेटर, इसे बोला जाता है लाप्लासियन ऑपरेटर, यानी दो बार डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएट। तो आप कह सकते हो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर अब मैं इस ब्रैकेट को भी ओपन कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ। चल पहले एक बार नहीं करते, बाद में करेंगे। 8 पाई स्क्वायर एन एच स्क्वायर ई माइनस वी इसको ओपन कर। अब e इंटू जाई इधर रह जाएगा, ये सारी टर्म्स में उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, e जाई इक्वल्स टू इसको उधर शिफ्ट किया तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस और ये एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एन डेल स्क्वायर जाई, और ये v वाली टर्म उधर चली जाएगी तो v। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात बता दूं आपको, ऑब्वियसली इसको मैंने ऐसा लिखा है तो फील तो ये आता है कि मैंने इस जाई को कॉमन ले लिया और इसको एक साथ लिख दिया, लगता तो ऐसे ही कॉमन, बट सही में ऐसा नहीं, ऐसा कॉमन वाला फील नहीं कि यहाँ से निकाल सकते हो। एक शॉर्ट में लिखने का तरीका है कॉम्पैक्ट फॉर्म में। अब यहाँ पर भी और क्या किया जाता है, ये जाई
यहाँ पर भी यहाँ पर भी है। फिर से यू मान लीजिए कि मैं इसको एक साथ लिख रहा हूँ शॉर्ट में लिखने के लिए, लेकिन ये जैसे आप नॉर्मली कॉमन लेते हो उस तरह से कॉमन लेना नहीं है। ऐसा नहीं कि इधर से इधर कॉमन ले लिया और सर हमने तो इसको कैंसिल आउट कर दिया। ये जाई और ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। और ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी, इसको लिख दिया जाता है एच और एक कैप लगा दी जाती है एच कैप। ये सब कुछ थोड़ा डरावना सा होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, थोड़ा अलग करने के लिए। इस एच को बोला जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और ये इक्वेशन आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, ये इक्वेशन आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। तो थोड़ा सा रिलेट कर दिया मैंने और कुछ नहीं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखा था तो ऐसा लगता कि सर ये, अभी भी बहुतों को लगता है, इनफैक्ट ऐसा नहीं, अभी भी लगता है कि सर ये जाए तो कैंसिल आउट कर दो तो E इक्वल्स टू एच कैप हो जाएगा। अरे भाई नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। दूसरा, डायरेक्ट एच क्या है ये इस तरह से नहीं, तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूले ऑपरेटर बेसिकली एक मैथमेटिकल कंडीशन है। जैसे आप डिफरेंशिएट करते हो, इंटीग्रेट करते हो, यानी कुछ प्रोसेस आप कर रहे हो, उसी तरह से ऑपरेटर भी एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। हाँ, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बहुत सारी स्टेप्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ये कहीं लगाना है, मतलब इस जाई को इस तरह से आपको लिखना है। खैर, एक दो बार रीड करिए, और ज्यादा कुछ जरूरत नहीं। टर्म्स थोड़ी सी मैंने बता दी, वो थोड़ी माइंड में होनी चाहिए। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, हाँ इस तरह से एनसीईआरटी में भी है, तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि दिस इज श्रोडिंगर इक्वेशन। आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ समझ में नहीं आया, तो सही बात है, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ समझाया भी नहीं। फैक्ट है ये, फैक्ट जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, दैट्स इट। ये जो लिख रहा हूं ये क्या है, कुछ समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो डिफाइंड है, ये ऐसे डिफाइंड है, इसमें समझना कुछ नहीं है। ये ऐसे डिफाइंड है, इसमें कुछ समझना नहीं है। ये इक्वेशन श्रोडिंगर ने प्रेडिक्ट की है, इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं। और इसको मैंने रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया, इसमें भी कुछ समझने वाला नहीं। ठीक है, अब इसको इवन मैं आपको, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। श्रोडिंगर ने इन इक्वेशंस को सॉल्व किया, इन इक्वेशंस को सॉल्व किया। ये मैं यहां से हटा रहा। अब नॉर्मली क्या होता है, आप इन इक्वेशंस जैसे फिजिक्स में भी सॉल्व करते हो, उसी तरह से इन इक्वेशंस को भी सॉल्व किया गया। लेकिन जो सॉल्व किया गया इन इक्वेशंस को, तो ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, ये हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिख रही है। एक्स वाई जेड इज नॉट एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, शायद स्पेलिंग सही, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और एक और होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये होता है एक्स वाई जेड, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आर थीटा ठीक है, आर थीटा और फाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले चलिए इसकी बात करते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या होता है, नॉर्मली ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है हम इस तरह से बताते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तरीका क्या होता है, यहां से बेसिकली परपेंडिकुलर डालो, अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो ये जी जेड हो गया। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालनी होती, तो यहां से पहले आप इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर डालो और उस पॉइंट से यहां पर और यहां पर
प्रोजेक्शन। ये इस तरह से ये x, ये y और ये z, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, r थीटा और फाई, r थीटा और फाई, जहां पर r तो ये डिस्टेंस है ओरिजिन से, और थीटा इस पॉइंट को अगर आप z एक्सिस से कनेक्ट कर देते, ओरिजिन से कनेक्ट कर देते, इस पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो लाइन है ये z एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, वो थीटा है। फाई क्या है, इसका फिर से प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन लिया, इस एक्स वाई प्लेन के प्रोजेक्शन को ओरिजिन से कनेक्ट करो, ये जो एंगल है ये फाई। और मैं आपको बता दूं, यहाँ कंफ्यूजन है भारी, कंफ्यूजन भारी ये है, ये फिजिक्स का कन्वेंशन है, फिजिक्स में यही यूज होता है। मैथ्स में थीटा और फाई की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, मैथ्स में थीटा और फाई की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, हम फिजिक्स का कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, तो आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है। अच्छा, आप थोड़ा सा सोचते हैं, अगर मुझे एक्स वाई जेड एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट, आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी दे सकते हो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी दे सकते हो, तो अगर हमें आर थीटा फाई को एक्स वाई और जेड से रिलेट करना है तो कैसे रिलेट करेंगे, समझ में आ रही पहली चीज? सोच सकते हो थोड़ा सा, पहले तो एक्स वाई जेड एक्सिस को अच्छी तरह से सोचना, इमेजिन कर सकते हो सामने, या आप जिस रूम में बैठे हुए हो उस रूम में आप एक एक्सिस को एक कोना पकड़ लीजिए, कोना पकड़ लीजिए और उस कोने को ओरिजिन मान लीजिए, उससे 3 एजेस निकल रहे होंगे रूम के, उस रूम के 3 एजेस में से एक को x बोल दीजिए, एक को y और एक को z। समझ में आ रही मेरी बात? और फिर उस रूम में लेट से आप रूम के सेंटर पर, जो आपके रूम का सेंटर है वहां एक पॉइंट लीजिए, रूम का जो सेंटर है वहां पर एक पॉइंट लीजिए, और उस सेंटर को आप उस कॉर्नर से जिसको आपने ओरिजिन माना उससे कनेक्ट कर दीजिए। उस सेंटर को आप और जिसको आपने उस सेंटर, रूम के सेंटर को जिस कोने को आपने ओरिजिन माना उससे कनेक्ट कर दीजिए, कर दिया, एक इमेजिनरी लाइन दिख रही होगी, कनेक्ट किया जो, उस इमेजिनरी लाइन का जो लेंथ है वो तो हो गई आपकी r, लेंथ जो हो गई वो होगी r, और वो जो इमेजिनरी लाइन है वो z एक्सिस से जो एंगल बना रही है, z एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो आपका हो गया थीटा। अभी फाई नहीं आया, फाई के लिए क्या करना पड़ेगा, फाई के लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो रूम के सेंटर पर आपने पॉइंट लिया है उसको फ्लोर पर प्रोजेक्ट करो, उसको आपके रूम के फ्लोर पर प्रोजेक्ट करो, कर दिया। और अब जो फ्लोर का सेंटर है, ऑब्वियसली फ्लोर का सेंटर आया होगा, उस फ्लोर के सेंटर को वापस से जिस कोने को आपने ओरिजिन माना उससे कनेक्ट करो, फिर एक और इमेजिनरी लाइन आई, फ्लोर के सेंटर को किससे कनेक्ट कर दिया, ये आपका फ्लोर का सेंटर है, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन ये आपके फ्लोर का सेंटर है, इसको ओरिजिन से कनेक्ट किया तो ये जो एंगल आया वो क्या होगा, फाई। अब मैं इसको रिलेट कर रहा हूं तो z सबसे आसानी से हो जाएगा, z इक्वल्स टू ये r cos थीटा, r cos थीटा, उसके बाद x के लिए पहले तो ये r cos थीटा है, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस r sin थीटा, ये वाली यहां से यहां। अब वापस इसके कंपोनेंट ले लेंगे, एक इधर और एक इधर, तो r sin थीटा इधर वाला क्या हो जाएगा cos फाई, और इधर वाला sin फाई। यस, यहां से हम x y z इनको रिलेट कर सकते हैं, x y z और r थीटा और फाई को हमें करना कुछ नहीं, बट पता होना चाहिए कि हाँ ये रिलेट किए जा सकते हैं, ठीक है। इसका यूज है और जेई में भी इस पर क्वेश्चंस आ चुके हैं, आगे चल के देखेंगे हम अभी कैसे आ सकते हैं, बट दिस इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम।
अब जो श्रोडिंगर इक्वेशन हमने लिखी थी ना, वो एक्स वाई जेड की टर्म्स में थी, उसको आप आर थीटा और फाई की टर्म्स में भी लिख सकते हो, आर थीटा और फाई की टर्म्स में भी लिख सकते हो। लेकिन अगर मैंने उसको अभी आर थीटा और फाई की टर्म्स में लिखा, तो अभी जो इक्वेशन यहाँ से लेके यहाँ तक लिखी गई थी, उसके लिए हो सकता है फिर मुझे 2 लाइनें यूज करनी पड़े, 2 लाइनें इस बोर्ड पर 2 लाइनों में लिखना पड़े, वो इतनी बड़ी और हो जाए, तो फिर साइन थीटा कोस थीटा ऐसी भी टर्म्स आएगी, फिर मुश्किल करना नहीं है, बट जस्ट बता रहा हूँ। तो बट लिखा जा सकता है, यानी जो इक्वेशन श्रोडिंगर की आपने देखी थी उसे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी लिख सकते हैं, आर थीटा और फाई की टर्म में। फिर उसमें एक्स वाई जेड की कोई टर्म नहीं आएगी, आर थीटा और फाई की टर्म्स आएगी वहां पर, ठीक है। तो ये याद रखना, फिजिक्स का कन्वेंशन है, फिर से बोल रहा हूँ, मैथ्स में इसका उल्टा होता है, बट हमें ये थीटा और ये फाई ये अच्छी तरह से याद रखना। अब क्या किया गया, तो श्रोडिंगर इक्वेशन थी, उसको पहले स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की टर्म्स में लिखा, आर थीटा और फाई की टर्म्स में, और फिर उसे सॉल्व किया गया। सॉल्व करना आसान नहीं है, इवन ये एमएससी के कोर्सेज में और वहाँ हायर लेवल पर पढ़ाया जाता है, जब आप पर्टिकुलर फिजिक्स में स्पेशलाइज्ड कोर्स लेते हो क्वांटम का, उसमें ये सॉल्व किया जाता है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए जस्ट मैं इसका थोड़ा सा बस आइडिया दूंगा, यानी आइडिया इन द सेंस कोई सॉल्व नहीं, बस किस तरह से करते हैं नॉर्मली हम इक्वेशंस को सॉल्व। जैसे फिजिक्स में क्या होता है, आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हो, लेट्स से 3, ये एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसको इंटीग्रेट करो, तो आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करते हो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इससे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, 3t + c समथिंग इस तरह से, ये कांस्टेंट है कोई, ये एक तरह की वेलोसिटी होगी, स्पीड या वेलोसिटी। अब आगे और इंटीग्रेट करने से पहले इस c की भी हम वैल्यू निकालते हैं। c की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमें पता होता है कि स्पीड कितनी है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमें स्पीड पता होती है कितनी है, इसे बोला जाता है बाउंड्री कंडीशन की, इस टाइम पर इतनी स्पीड, इसे बोला जाता है बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है ना। तो मुझे अगर पता है इस टाइम पर इतनी स्पीड है, वो पुट कर दूंगा तो c की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप चाहो तो इसे और इंटीग्रेट कर सकते हो, तो x का भी एक्सप्रेशन आ जाएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है, उसका भी एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसमें फिर एक नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, फिर आपको कोई नई बाउंड्री कंडीशंस पता होनी चाहिए, उसे पुट करके आप वो नया कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो लिमिट पुट करो, और लिमिट पुट नहीं कर रहे हो तो हमेशा इंटीग्रेशन कांस्टेंट वहां पर आता है। तो यहां पर इन श्रोडिंगर इक्वेशंस को भी सॉल्व किया गया, और जब इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया तो कह सकता हूं एट द एंड ये जो जाई है कुछ इस तरह से आ गया हो, फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई, फंक्शन ऑफ आर थीटा और फाई, यानी जो भी फाइनल रिजल्ट होगा उसमें आप कह सकते हो कि आर की, थीटा की और फाई की टर्म तो होगी। जैसे एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है तो एक्स वाई जेड की टर्म में एक्सप्रेशन आता है, यहाँ आर थीटा और फाई की टर्म में आएगा। बट अपार्ट फ्रॉम आर थीटा एंड फाई, इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स और अपीयर हुई, एन, एल और एन। ये बेसिकली इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स थे, एन, एल और एन, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कह सकते हैं। लेकिन नॉर्मली तो क्या होता है, जब हम करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की कोई एक वैल्यू आ जाती है, 2, 2.5, 2.35 जो भी है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो। जब हमने इस श्रोडिंगर इक्वेशन को इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की कोई एक नहीं बहुत सारी वैल्यूज निकल के आई, बहुत सारी वैल्यूज निकल के आई। अब आप सोच रहे हो कि सर बहुत सारी वैल्यूज कैसे निकल के आ सकती है, बताता हूँ। होता क्या, जब हम क्या करते हैं किसी टाइम पर टाइम पुट करते हैं, उस टाइम पर हमें स्पीड पता होती है तो हम c की वैल्यू निकाल देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है, y इक्वल्स टू, ऐसे मैं पुट करूँ साइन n पाई प्लस x। जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एक इक्वेशन, अब n की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है सपोज करिए, तो अभी तो आप कह सकते हो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर हमें एक बाउंड्री कंडीशन पता है कि जब x 0 होता है तो ये y भी 0 होता है, अगर मुझे एक x 0 होता है तो y भी 0 होता है, अगर x 0 है तो y तभी 0 होगा जब n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरह से कुछ होनी चाहिए, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, पाई 2 पाई 3 पाई इस तरह से कुछ होनी चाहिए।
राइट, समझे? तो इसका मतलब यहाँ से n की कोई एक नहीं, बहुत सारी 1 2 3 बहुत सारी वैल्यूज निकल के आई। तो उसी तरह से जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आते हैं, और उन इंटीग्रेशन कांस्टेंट की बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज निकल के आई, जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। और इन्हीं इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स। इनको एक नाम दे दिया, दीज आर नोन एज क्वांटम नंबर्स, जो कि बेसिकली कहां से आते हैं? जब हम श्रोडिंगर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब इनकी वैल्यूज क्या हो सकती है, इनकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमने देखा कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पर ही श्रोडिंगर इक्वेशन के रियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपने रैंडमली एन एल इनकी कुछ भी वैल्यू ले ली तो श्रोडिंगर इक्वेशन के रियल सॉल्यूशंस नहीं आते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि यस एन की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से होती है, एल की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है, ये सब श्रोडिंगर इक्वेशन से निकल के आया है। अगर आप इसके अलावा कुछ एल की वैल्यू और पुट करोगे तो वो श्रोडिंगर इक्वेशन के रियल सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे, फिर वो आप सॉल्व नहीं कर सकते। एन की वैल्यू हम सबको पता है -l से लेके +l इंक्लूडिंग 0। तो ये इस डेरिवेशन का पार्ट है, ये कहीं से प्रेडिक्शन नहीं है, ये ऑब्वियसली हाँ यहाँ से सब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए निकल के आया है, ये निकल के आया। वो कैसे सॉल्व हुई है वो नहीं पता, बट ये कंडीशंस वहां से ऑटोमेटिकली निकल के आई कि एन की वैल्यू ये हो सकती है, एल की वैल्यू ये हो सकती है, इसके अलावा कुछ और वैल्यू पुट करोगे वो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तो हमने कह दिया कि एन की ये वैल्यूज है, एल की ये वैल्यूज है, एम की ये वैल्यूज है, और इनको इन कॉन्स्टेंट्स को एक नाम दे दिया क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। हाँ ये भी आप कह रहे हो सर 3 ही हुए, चौथा कहाँ गया? एस अभी नहीं आएगा, वो बाद में, अभी यानी अभी 3 ही क्वांटम नंबर्स है, एन एल और एम। अब यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट और सामने है। ये जो साई है आर थीटा और फाई का फंक्शन, तो ये इसमें मैंने कहा कि एन और एल और एम की भी टर्म होगी, बट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था कि इस एक्सप्रेशन को, जो भी एक्सप्रेशन होगा, इसको आप ब्रेक करके भी लिख सकते हो, इस फंक्शन ऑफ आर इंटू फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। ये दो पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हो इस एक्सप्रेशन को। ये पार्ट ऐसा था जिसमें केवल आर की टर्म्स थी, और ये वाला पार्ट ऐसा था जिसमें थीटा और फाई की टर्म्स थी। ये ऐसा था जिसमें थीटा और फाई की टर्म थी। तो जिसमें केवल आर की टर्म थी इसको बोला गया रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, और इसको बोला गया एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। This is known as radial part, this is known as angular part. ठीक है, हाँ नॉर्मली हो सकता है बुक्स में ऐसे दिख जाए, बट बहुत सारी बुक्स में इस रेडियल पार्ट को ऐसे लिखा जाता है, दिस इज रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ऐसे लिखा जाता है, और ये जो एंगुलर पार्ट है इसको ऐसे लिखा जाता है। स्माइली तो नहीं है बट लिखा ऐसे ही जाता है। फिर से वही कहूंगा, सब कुछ थोड़ा अलग किया जाता है, यहाँ पर डरावना बनाया जाता है। जैसे इसका एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। नॉर्मली क्या होता है, आप जैसे किसी को टाइम के रेस्पेक्ट में अगर आप किसी को डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसको लिखने का एक तरीका और है, इसको डबल डॉट लगा, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में आप उसको डबल डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये इसका मतलब। ये नोटेशंस है, कुछ नहीं। ये इसको भी फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, फंक्शन ऑफ आर, हाँ दिस इज नॉट अ रेडियल पार्ट, इसे बोला जाता है एंगुलर पार्ट। और यहाँ पर ये रेडियल पार्ट जो होता है इसमें दो क्वांटम नंबर्स आते हैं, एन और एल, और एंगुलर जो पार्ट होता है उसमें दो क्वांटम नंबर एल और एम। यानी अगर आप एम चेंज कर रहे हो तो रेडियल पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा, एन चेंज कर रहे हो तो एंगुलर पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा। इसमें दो ही क्वांटम नंबर आते हैं, एन एल, और इसमें एल और एम। याद रखना, सब याद रखना, ये सब याद भी रखना। ठीक है, रेडियल पार्ट, एंगुलर पार्ट, एन और एल पर डिपेंड कर रहा है, ये एल और एम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब क्या, ठीक है कह सकते, ये भी हो गया। अब आगे क्या, तो यहां पर
अब हमने क्या किया, लेट्स से हमारे पास एक इसी तरह का एक्सप्रेशन था NLM की टर्म्स, तो हमने n की वैल्यू 1 पुट कर दी, l की वैल्यू 0 पुट कर दी और m की भी एक पॉसिबल वैल्यू 0 पुट कर दी। ये हमें पता है पॉसिबल एक सेट ऑफ वैल्यूज है जो हम पुट कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो अब आप कह सकते हो कि जो साई का एक्सप्रेशन होगा, उसमें अब केवल r थीटा और फाई की टर्म रहेगी, वो r स्क्वायर हो सकता है, e की पावर माइनस r स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, बड़ा सा एक्सप्रेशन होगा डेफिनेटली, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या पावर 3 कुछ भी हो सकता है। तो हमने n l m की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास साई का एक एक्सप्रेशन आ गया। आप n l m की कोई और वैल्यू पुट करोगे तो वे साई का एक्सप्रेशन बदल जाएगा, वो एक नई इक्वेशन होगी। मतलब n l m की हर एक सेट के लिए एक सेट फिक्स होगा, ये सेट हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, हर एक सेट एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और हर एक इक्वेशन एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी इनमें से किसी एक वैल्यू को, अगर किसी एक वैल्यू को भी आपने बदल दिया तो मतलब आपने इलेक्ट्रॉन बदल दिया, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए आप करते हो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, आप इलेक्ट्रॉन को इन्हीं से रिप्रेजेंट करते हो। हर एक इलेक्ट्रॉन का ये यूनिक होता है, आप सबको पता है, ये इलेक्ट्रॉन के NLM ये है, इसके लिए NLM ये है। आई थिंक आप कह सकते हो, आगे थोड़ा जाओगे तो हम बोलते हैं p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए NLM की वैल्यू होगी, d ऑर्बिटल में है तो उसके लिए NLM की वैल्यू होगी, यानी अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन सामने नहीं दिख रही बट इमेजिन करो कि कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन होगी, वेव इक्वेशन, जिसमें हमने एल एम की वैल्यू पुट कर दी। अभी भी उसमें r थीटा और फाई का एक्सप्रेशन। अब मैंने क्या किया, उसमें r थीटा और फाई की भी एक वैल्यू पुट कर दी, कोई भी एक वैल्यू पुट कर दी r थीटा और फाई की। तो इस पॉइंट, लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट है r थीटा और फाई, तो इस पॉइंट पर मुझे क्या पता चल जाए, यानी उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन जो कि एक वेव है, उस इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड आपको पता चल गया। इलेक्ट्रॉन जो कि एक वेव है, इस पॉइंट पर उसका आपको एम्पलीट्यूड पता चल गया। इलेक्ट्रॉन यहां नहीं बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन तो एक वेव है जिसका कोई एंड ही नहीं है, उस पॉइंट पर उसका एम्पलीट्यूड पता चल गया। आप किसी और पॉइंट पर भी निकाल सकते हो, एन एल एम वही है तो इस पॉइंट पर भी एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, इस पॉइंट पर भी निकाल सकते हो, इस पॉइंट पर भी निकाल सकते हो, ओरिजिन पर भी निकाल सकते हो, कहीं पर भी आप इसका एम्पलीट्यूड सही फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कर लिया। अब क्या कर, इसका क्या यूज है? तो एज पर श्रोडिंगर देखो, इस साई का तो कोई यूज नहीं है, एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट कोई मीनिंग नहीं है, डायरेक्ट कोई इसका मीनिंग नहीं है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बट अब श्रोडिंगर ने क्या किया, इस जाई से जाई स्क्वायर फाइंड आउट किया और इस जाई स्क्वायर को श्रोडिंगर ने कहा दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, डेंसिटी वर्ड मतलब प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ये जाई स्क्वायर आपको उस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बता रहा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम आपको ये जाई स्क्वायर बता रहा है, राइट? हाँ, यहां से ध्यान रखना, इसको हमेशा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलोगे। अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इस जाई स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, डीवी से। मान लो इस छोटे से वॉल्यूम में अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो छोटे से वॉल्यूम से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन आता है ये क्यों कह दिया, ये कहां से कह दिया कि जाई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ये कहां से आया? अगेन ये भी एक थॉट है, क्योंकि इससे पहले मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बताया था कि जो लाइट आ रही है हमारे पास वेव की फॉर्म में, उस लाइट की इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी कह दो या ब्राइटनेस कह दो,
उसी कॉन्सेप्ट को श्रोडिंगर ने यूज किया और श्रोडिंगर ने कहा कि जैसे लाइट की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, इसीलिए यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ज़ाई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी इस पॉइंट पर या आप यूं कह सकते हो इस छोटे से वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्यों प्रोबेबिलिटी की बात करें? क्योंकि शॉर्ट एज पर थी हाइजेनबर्ग, अब आप एग्जैक्ट पोजीशन की तो बात कर ही नहीं सकते हो। आप ये तो कह ही नहीं सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। हमें हमेशा प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में ही बात करनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में चांसेस बता सकते हो, एग्जैक्टली कहाँ होगा वो तो नहीं बता सकते। तो श्रोडिंगर ने कहा कि इस जगह पर, इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप इससे निकाल सकते हो ज़ाई स्क्वायर इनटू डी। और अगर वॉल्यूम यानी पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कोई पार्टिकल ले सकते हो तो ये ज़ाई स्क्वायर इस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की क्या बता देगा आपको? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। राइट तो अब आप ये कह सकते हो कि हमने क्या किया, हर एक छोटे छोटे वॉल्यूम है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर छोटे छोटे वॉल्यूम लिए और उन सभी छोटे छोटे वॉल्यूम में इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन की भी बात ही नहीं हो रही, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की हमने यहाँ प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकाली, यहाँ निकाली, यहाँ निकाली, यहाँ निकाली, छोटी छोटी जगह पर हमने इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की क्या निकाली? प्रोबेबिलिटी निकाली, छोटे छोटे वॉल्यूम लिए। एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता, जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि छोटा सा वॉल्यूम लिया ज़ाई स्क्वायर इनटू डी, फिर छोटा सा वॉल्यूम लिया ज़ाई स्क्वायर इनटू डी। इस तरह से हमने उन जगह पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकाली। यहाँ पर भी कुछ है, कहीं 1/100, कहीं 1/1000, कहीं 1/2000, कहीं 1 कुछ और वैल्यूज होगी। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, 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 हर जगह। इवन मैं आपको बता दूं, इस इलेक्ट्रॉन की अगर आप इस एटम से इवन 5 मीटर दूर भी, 5 मीटर एटम के हिसाब से बहुत ज्यादा है, 5 मीटर दूर पर भी अगर आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कुछ ना कुछ तो वहां पर भी आएगी, कुछ ना कुछ तो वहां पर भी आएगी। 10 मीटर पर भी आएगी, 100 मीटर पर भी आएगी, 1 किलोमीटर पर भी आएगी। हाँ हो सकता है वो बहुत कम आए, लेकिन आएगी जरूर, आएगी जरूर। मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है N1, ये एक एटम की, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक एटम में होता है, बट ये वेव थ्योरी तो कुछ अलग ही कह रही है यार। ये तो कह रही है कि 1 मीटर दूर भी होगा, हमें तो लगता है एटम तो इतना सा, और आप कह रहे हो कि इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन जो 1 मीटर दूर भी होगा, ये क्या है भाई? ये वेव है जिसका कोई एंड नहीं है, हो सकता है। इवन एक एटम का भी जो आप एंड इमेजिन कर रहे हो वो बेसलेस है, बिकॉज एटम का एंड क्या है? ऐसे होती है, बाउंड्री होती है क्या उसकी? एटम का एंड क्या है? एटम का एंड कुछ है नहीं, बिकॉज एटम इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का कोई एंड नहीं है तो एटम का कैसे होगा? हो सकता है आपके कुछ थोड़ा सा अजीब से लग रहा हो, आप में से कुछ को कि सर नहीं सर हमने तो पढ़ा रेडियस होती है। अरे कोई फुटबॉल की तरह थोड़ी होता एटम, कोई फुटबॉल की तरह थोड़ी होता कि एक बाहर कवर होता होगा उसके अंदर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं। एटम, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो पूरा वेव की तरह है, कोई एंड नहीं है। हाँ लेकिन अब कैसे वो फील आएगा वो मैं बताता हूँ। तो अब ये तो बड़ा अजीब सा हो गया सर, तो कंफ्यूज कर दिया आपने। मैं आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि सर कंफ्यूज हो गए, तो चलिए थोड़ा सा उसको आसानी समझाता हूँ मैं, आसान करते हैं, क्लियर करते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये देखा कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उन पॉइंट्स को पहले कंसिडर किया, फिर उससे कम प्रोबेबिलिटी वाले पॉइंट्स को, फिर उससे कम प्रोबेबिलिटी वाले, और इन सबको ऐड करते गए। इस तरह से प्रोबेबिलिटी को ऐड करते गए, और इस तरह से जब प्रोबेबिलिटी को ऐड करते गए तो हमने देखा कि ये एक ऐसा वॉल्यूम आया, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई और ये जेड, ये स्फीयर है, ये एक ऐसा वॉल्यूम आया जिसमें इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की टोटल प्रोबेबिलिटी नियरली 90% आ गई। ये एक ऐसा वॉल्यूम आया जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? नियरली 90%। तो हमने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अब इसी वॉल्यूम में ही कहीं प्रेजेंट होगा, दो इसके बाहर भी, इसके बाहर मतलब कहां? बाकी बचे हुए पूरे यूनिवर्स में, बाकी बचे हुए पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10%।
लेकिन सिंस यहाँ 90% है तो हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन इसी वॉल्यूम में ही कहीं प्रेजेंट होगा, इसके बाहर नहीं होगा। तो 10% है बट उसे नेग्लेक्ट कर दिया, इसके बाहर नहीं होगा। तो दिस वॉल्यूम जहां पर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल। यस, ये ऑर्बिटल का इस तरह से, यानी ऑर्बिटल इवन डेफिनेशन ही है, इट इज द वॉल्यूम इन विच प्रोबेबिलिटी of finding an electron is nearly 90%. Is nearly 90%. और जब हमने और बाकी इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखा, किसी और इलेक्ट्रॉन n equals to 2, l equals to 0 इस तरह से देखा, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि ये जो स्फीयर है वो और बड़ा सा हो गया, पहले से थोड़ा बड़ा हो गया, यानी साइज इसकी जो है वो बढ़ गई पहले से। लेकिन l equals to 1 के लिए जब हमने देखा तो यहाँ पर इसका शेप ही बदल गया, ये कुछ इस तरह सा शेप आ गया l equals to 1 के लिए, क्योंकि इक्वेशंस बदल गई तो उसके अकॉर्डिंग वो भी बदल। तो यहीं से जो आप पढ़ते हो ना, ऑलरेडी ये सब आपको पता है कि n क्या बताता है, जिन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं, n साइज को बताता है। क्यों? क्योंकि n चेंज करने पर इनकी साइज चेंज हो रही थी, शेप नहीं चेंज हुआ, शेप यहाँ पे भी स्फेरिकल, यहाँ पे भी स्फेरिकल, लेकिन जैसे ही आपने l चेंज किया शेप चेंज हो गई, शेप जो है वो चेंज हो गया। तो हमने वो याद कर लिया, वो पॉइंट्स आपने पहले अलग से याद किए, वो निकल के यहाँ से आए कि L चेंज करने पर शेप चेंज हो जाता है, N चेंज करने पर साइज चेंज होती है, वो सब यहाँ से निकल गया। बट अब आपके माइंड में एक ऑर्बिटल को लेके पिक्चर जो है वो समझ में आनी चाहिए। ये ऑर्बिटल कोई पाथ नहीं है, ये ऑर्बिटल एक पूरा स्पेस है, पूरी वॉल्यूम है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 90%। इवन यहाँ पर बहुतों को कंफ्यूजन भी होता है कि सर ये स्फेरिकल है, जैसे आई थिंक अब मैं थोड़े एस पी वर्ड यूज करूंगा क्योंकि आपको सब पता है L equals to 0 तो S ऑर्बिटल, L equals to 1 तो P ऑर्बिटल, L equals to 2 तो D ऑर्बिटल। तो लेट्स से ये एक 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, ये एक 1s ऑर्बिटल। आप जब इसको बनाओगे तो ये 1s और ये 2s। ऐसा नहीं होता कि इनके वॉल्यूम्स एक्सक्लूसिव होते हैं कि ये 1s का ये वॉल्यूम है, ये 2s का वॉल्यूम है, ये 3s का, ये 2p का, ये 3d का, ऐसा नहीं, एक्सक्लूसिव वॉल्यूम नहीं। ये वो वॉल्यूम है जहां पर n equals to 1 0 है n। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक वेव है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस वॉल्यूम में कहीं होगा, वो इस वॉल्यूम में कहीं होगा। जबकि 2p वाला जो इलेक्ट्रॉन है, 2p वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वॉल्यूम में कहीं होगा। यानी 2p वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर भी हो सकता है, 1s वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां पर भी हो सकता है, 2p वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर भी हो सकता है, 1s वाला। अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि सर यहां इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1s का है या 2p का, नहीं बता सकता। बट मैं आपको ये कह सकता हूं 1s का इलेक्ट्रॉन इस वॉल्यूम में कहीं होगा, 2p का इलेक्ट्रॉन इस वॉल्यूम में कहीं होगा। तो ये एरियाज जैसे होता ना, तो पहले तो क्या था, ये पाथ अलग, ये n equals to 1, ये n equals to 3, अलग अलग डिस्टेंस था, ये n equals to 1, ये n equals to 2, अलग अलग जगह थी, फिक्स थी। यहाँ नहीं, जगह फिक्स थी। ये 1s का बना है, आपको क्या लगता है 1s के बाद से 2s स्टार्ट होता है? नहीं, 2s का इलेक्ट्रॉन जो अगर आप बना रहे हो, ये 2s का ऑर्बिटल हो गया। अगर मैं इसके लिए बात करूं, 2s का इलेक्ट्रॉन ये इस वॉल्यूम में पूरे में कहीं हो सकता है, 2s का जो इस पूरे वॉल्यूम में कहीं हो सकता है। इवन इन ऑर्बिटल को सोचने का तरीका क्या है, इसको भी दो तरह से सोचा जाता है। इन ऑर्बिटल को कैसे सोच सकते हैं? पार्टिकल नेचर से एक अलग तरीका है, वेव नेचर से एक अलग तरीका है, दो तरीके से सोच सकते हो। पार्टिकल नेचर से सोचते हो तो मतलब इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, मूव कर रहा है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। ये पार्टिकल नेचर का थॉट है। जहाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा वहां ज्यादा देर तक रह रहा होगा, जहाँ प्रोबेबिलिटी कम है वहां कम टाइम के लिए रह रहा होगा।
बट मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी नेचर हुई? पार्टिकल नेचर। वेव नेचर से कैसे सोचो? वेव नेचर का सोचने का तरीका कि इलेक्ट्रॉन आप कोई पॉइंट यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं करते। वेव नेचर तो डिस्पर्स्ड है, यानी वेव नेचर से सोचना मतलब आप ऐसे सोचो कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन को लिया और इमेजिन करो इसको मैंने क्या किया, क्रश कर दिया, ग्राइंड कर दिया और छोटे छोटे पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन को क्रश कर दिया मैंने। ऐसा नहीं कि ट्विटर और फेसबुक पे जाके लिख दो कि सर एक ने तो इलेक्ट्रॉन को भी क्रश कर दिया। देखिए भाई, इमेजिन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को क्रश कर दिया हमने और उसको क्रश करके मैंने इसको स्प्रेड कर दिया इस पूरे वॉल्यूम में। जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी वहां थोड़ा ज्यादा डाल दिया, जहां प्रोबेबिलिटी कम थी वहां कम। अब इलेक्ट्रॉन पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है। इलेक्ट्रॉन पूरा डिस्पर्स्ड है, क्लाउड की तरह। इसे बोला भी जाता है वेव नेचर, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल। वेव नेचर का मतलब ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह इमेजिन करो, इलेक्ट्रॉन पूरा डिस्पर्स्ड है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये वेव मॉडल मतलब वेव की तरह इमेजिन करना हो। एक पार्टिकल नेचर का थॉट है, पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है। वेव नेचर मतलब पूरा डिस्पर्स्ड है, राइट? तो ऑर्बिटल क्या होता है वो मैंने समझा, कैसे इक्वेशन से हम यहां तक आए वो मैंने समझाने की कोशिश की है। अभी एंड नहीं हुआ है, अभी और भी बातें जो भी हम डिस्कस करेंगे। आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हो, थोड़ी इससे रिलेटेड एनसीईआरटी रीड कर सकते हो, कुछ और बुक्स भी आप रीड कर सकते हो, बट बुक्स नॉर्मल बुक्स में ये नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं बुक्स का नाम तो CNR राव यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री के नाम से बुक है, लाल कलर की छोटी सी बुक है, ज़्यादा मतलब बड़ी बुक नहीं, पेजेस ज़्यादा नहीं है, थिकनेस इतनी सी ही होगी, राइट? और जानते भी हो आप सबको भारत रत्न मिला हुआ। और भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है, बट मुझे इनकी लैंग्वेज काफ़ी सिंपल लगती है, लेकिन पूरी बुक हमारे काम की नहीं है, ये भी मैं बता दूँ। पूरी बुक काम की नहीं है, कुछ पेजेस कुछ काम के, और वो भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो, क्योंकि उनमें बहुत कुछ आपके काम का भी मिलेगा, बहुत कुछ नहीं भी मिलेगा। हो सकता है बहुत सारी आप पढ़ो और आपको लगे सर इसमें तो बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें नहीं पता हो, हायर लेवल की बुक्स है, पर ठीक है थोड़ी पढ़ते हैं, कुछ बातें समझ में आती, कुछ नहीं आती। इनफैक्ट प्रॉब्लम है कि पहली बार में नहीं समझ में आती, उन्हीं लाइंस को उन्हीं पेजेस को आप 5 बार 10 बार पढ़ते हो ना, तब वो समझ में आती है। तो इच्छा हो तो ही पढ़ो, कोई अदरवाइज नहीं है। बाकी जो बातें मैंने कही है वो आपको याद रखनी, ठीक है? तो और आगे इससे करेंगे, बट ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ऑर्बिटल का वाला थोड़ा फील आना चाहिए, कैसे ये क्वांटम नंबर्स n l m से रिलेटेड है वो थोड़ा फील आना चाहिए। m को चेंज करने पर हमने देखा कि इनका ओरिएंटेशन बदल जाता है, ओरिएंटेशन ऐसा होता है, कभी ओरिएंटेशन ऐसा होता है, तो यानी हमने कह दिया m चेंज करने पर ओरिएंटेशन चेंज होता है। तो इस तरह के सारे रिजल्ट हमने यहाँ से होते हैं, ठीक है? तो चलिए इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।